भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के स्वतंत्र महिला जिला अस्पताल में चिकित्सा सामग्री की खरीद में करीब 20 करोड़ रुपए के अधिक के कथित भ्रष्टाचार को लेकर शिवसेना की ओर से विधायक अनिल परब को शिकायत सौंपी गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विधायक अनिल परब ने महाराष्ट्र विधानसभा के चल रहे मानसून अधिवेशन में यह मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जाँच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मुद्दे को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने पर शिवसेना भंडारा जिला की ओर से विधायक अनिल परब का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त किया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाना जनता के प्रति जवाबदेही का परिचायक है और इस मामले में निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। आरोग्य खात्याशी हा विषय संबंधित आहे, कारण म्हणजे हा पूर्ण महाराष्ट्राचाच विषय आहे। पण एक भंडारा जिल्ह्याचं उदाहरण मी आपल्याकडे साईट करतो, मग त्याच्यावर अख्ख्या महाराष्ट्रात काय चाललंय याचा आपल्याला अंदाज येईल। भंडारा जिल्ह्यामध्ये एक हॉस्पिटल महिलांचं आपल्याला त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य खरेदी करायचं होतं। आता साहित्य खरेदी करण्यासाठी शल्यचिकित्सा जे काही चिकित्सक असतात त्यांना 5 कोटी पर्यंतची त्यांना मर्यादा आहे, परंतु भंडाराचे जे काय हे होते शल्यचिकित्सक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, त्यांनी तिकडे 28.50 कोटीचं टेंडर काढलं, एकच टेंडर। चला ठीक आहे, एक म्हणजे ते तर पहिलं व्हायोलेशन केलं। पुन्हा जे सामान लागतंय, मेडिकली सामान लागतंय, दुसरं घेतला कोणाकडनं? प्रिया कूलर नावाची फर्निचर सप्लाय करणारा माणूस आहे, फर्निचर सप्लाय करणारा। आता फर्निचर सप्लाय करणाऱ्या माणसाकडनं आपण जर हॉस्पिटलला लागणारं सामान जर खरेदी करत असाल तर केवढ्या मोठ्या प्रमाणात तिथे भ्रष्टाचार झाला असेल याचा साधारण आपल्याला अंदाज आला पाहिजे। याच्या बाबतीत तक्रारी होऊन देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई त्याच्यावर होत नाहीये। जर तुम्ही पहिलंच व्हायोलेशन झालेलं आहे, 5 कोटीच्या वरती तुम्हाला टेंडर काढता येत नाही, तिथे स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात द्यायची आणि जाहिरातीच्या माध्यमातून 28.50 कोटीचे टेंडर काढायचं आणि फर्निचर सप्लाय करणाऱ्याला ते द्यायचं, केवळ पर्सेंटेज आपल्याला मिळावं म्हणून आपल्या मनाशी असलेला कॉन्ट्रॅक्टर याला काम देऊन हे नुसतं भंडारा जिल्ह्यातच नाहीये, ते अख्ख्या सगळीकडे चाललेलं आहे। म्हणून माझी पहिली या निमित्ताने स्पेसिफिक मागणी आहे की ज्याने हे व्हायोलेशन केलेलं आहे तर ते टेंडर, आता मला माहित नाही त्या टेंडरची आता परिस्थिती काय, बिलं निघाली, बिलं खाऊन झाली, पैसे पचले, काय झालं ते मला माहित नाही, पण त्याच्या पचले पैसे, मग आता कसे ते बाहेर काढणार? गोळी आहे ना? तर म्हणूनच माझं मत असं आहे की जर अशीच फसवणूक कोणी केली असेल तर आपण त्याच्यावरती काय कारवाई करणार? पहिली तर गोष्ट म्हणजे आपल्याला हे मान्य आहे का की अशा प्रकारचं टेंडर निघालंय, आणि जर निघालं असेल तर त्याच्यावरती काय कारवाई करणार, ही कारवाई किती दिवसात करणार, आणि जर त्याने अशा प्रकारे भ्रष्टाचार केला असेल तर त्याच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्याला ब्लॅकलिस्ट करून त्या जो शल्यचिकित्सक आहे याच्यावरती कठोर कारवाई करून त्यांना एक तर निलंबित केलं पाहिजे किंवा तत्सम त्या लेवलची कुठली कारवाई आपण या निमित्ताने करणार। आणि मग अशा प्रकारचे जे आहे संपूर्ण राज्यामध्ये अशा ज्या काय शल्यचिकित्सकांनी अशा प्रकारचे घोळ केलेले आहेत त्याची आपण एक वेगळी यंत्रणा राबवून वेगळी चौकशी सगळ्या राज्यातल्या रुग्णालयांची आपण करणार का?
नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भंडारा जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70,88,000 अधिक मूल्य के 386 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई 9 जुलाई 2026 को जिला स्तरीय मादक पदार्थ विनाश समिति की निगरानी में की गई। पुलिस के अनुसार यह मादक पदार्थ NDPS अधिनियम के 13 मामलों में जब्त किए गए थे, जिनमें न्यायालय से निस्तारित, न्यायालय में लंबित तथा पुलिस जांचाधीन प्रकरण शामिल है। जब्त सामग्री में 82.160 किलोग्राम गांजा और 304.570 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ शामिल था। इनकी कुल अनुमानित कीमत 70,88,215 रुपए है। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 80.531 किलोग्राम गांजा और 305.640 किलोग्राम अफीम शामिल था। कार्रवाई भंडारा पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे की उपस्थिति में संपन्न हुई। स्थानीय अपराध शाखा, राज्य आबकारी विभाग तथा अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सामग्री का मापन कर पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दिशा निर्देशों के अनुसार मादक पदार्थों को नागपुर के बुट्टीबोरी MIDC स्थित महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड ले जाकर स्वचालित बॉयलर में पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुरक्षित रूप से नष्ट किया गया। बुधवार 8 जुलाई को ट्रैप की कार्रवाई के दौरान आरोपी को भनक लगने से उसने रकम स्वीकार नहीं की, लेकिन रिश्वत मांगने के साक्ष्य मिलने पर उसके खिलाफ 9 जुलाई को करडी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता और उसके भाई के खिलाफ करडी पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज है, जिसकी जाँच हवालदार प्रफुल्ल वाल्दे कर रहे थे। आरोप है कि मामले की गंभीरता कम करने और प्रकरण को साधारण बनाने के लिए उन्होंने 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए भंडारा ACB कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। ACB टीम ने 29 जून 2026 को शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान आरोपी 15,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए में काम करने को तैयार हो गया। इसके बाद 8 जुलाई को ACB ने जाल बिछाया, लेकिन कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी ने रिश्वत की रकम स्वीकार नहीं की। इसके बावजूद रिश्वत मांगने के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। यह कार्रवाई रिश्वत प्रतिबंध विभाग नागपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिगंबर प्रधान, अपर पुलिस अधीक्षक माधुरी बाविस्कर एवं विजय माहुलकर तथा भंडारा के उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नितेश देशमुख और उनकी टीम ने अंजाम दी। भंडारा शहर में अंसार ट्रेडर्स द्वारा ओप्पो रेनो 16 सीरीज की भव्य लॉन्चिंग एवं ओपनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भंडारा जिले के मोबाइल व्यवसाय से जुड़े सभी दुकानदारों, डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं रिटेलर्स को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में ओप्पो की नई रेनो 16 सीरीज का आकर्षक प्रदर्शन किया गया तथा उपस्थित व्यापारियों को स्मार्टफोन की विशेषताओं और नई तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मनोरंजक गेम और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से प्रतिभागियों को ओप्पो रेनो 16 के फीचर्स से परिचित कराया गया। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन रिटेलर्स ने ओप्पो स्मार्टफोन्स की उत्कृष्ट बिक्री की थी, उन्हें स्मृति चिन्ह और उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों का भी सम्मान कर उनके योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों ने ओप्पो रेनो 16 की नई तकनीक, कैमरा क्वालिटी और AI फीचर्स की सराहना करते हुए इसे ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बताया। लॉन्चिंग समारोह उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और व्यापारियों ने नए मॉडल के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। DTB अध्यक्ष बंडू बारापात्र सहित 4 व्यापारियों पर FIR। कार्रवाई के बाद फरार होने की चर्चा।
भंडारा शहर में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण एवं शासकीय कार्रवाई के मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आई है। भंडारा नगर परिषद के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी आकाश शहारे की शिकायत पर बीटीबी अध्यक्ष बंडू बारापात्रे सहित 4 व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 331, 3, 4, 223 तथा 3, 5 एवं महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत एवं औद्योगिक नगर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद बंडू बारापात्रे सहित 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। हालांकि आरोपियों की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नगर परिषद का कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। भंडारा और पौनी तहसील के बाढ़ प्रभावित 32 गांव के पुनर्वास का मुद्दा विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत उठाया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बाढ़ के कारण इन गांव के लोगों के घर जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन पुनर्वास की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। विधायक भोंडेकर ने सदन में बताया कि भंडारा विधानसभा क्षेत्र के 32 गाँव के पुनर्वास के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे, जिनमें से 22 गाँव के प्रस्ताव आज भी मंत्रालय में लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के विधानसभा सत्र में भी उन्होंने प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय राहत एवं पुनर्वास मंत्री आशीष जायसवाल ने बैठक बुलाकर मामले का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि खमारी के ग्रामीण पुनर्वास की मांग को लेकर आत्मदाह की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में सरकार को कम से कम मंत्रालय में लंबित 22 गाँव के पुनर्वास प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। विधायक भोंडेकर ने सरकार से मांग की कि वर्षों से लंबित इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान कर प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। भोंडेकर साहेब, महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मधून माझ्या मतदारसंघाचा 32 गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनमध्ये मी लक्षवेधी टाकली होती आणि राज्यमंत्री आशिषजी जयस्वाल मदत पुनर्वसन यांनी शब्द दिलं होतं मीटिंग घेतो आणि मीटिंग घेतल्यानंतर माझ्या मतदारसंघाचे 32 पैकी 22 प्रस्ताव आपल्या मंत्रालयात आलेले आहे अध्यक्ष महोदय। आज ते खमारी इथे आत्मदहनाच्या आंदोलनाचा इशारा देतात अध्यक्ष महोदय, कारण पावसाळा आला की जवळपास 32च्या 32 गावामध्ये पाणी घुसतंय। मी आपल्या माध्यमाने शासनाला विनंती करतोय की हे 32च्या 32 गावाचा निदान 22 प्रस्ताव आले हे तातडीने निर्णय घेऊन यांना पाहिजे ते जे पुनर्वसन जे काही निकष आहेत त्याच्या पद्धतीने त्यांचा पुनर्वसन करावं एवढी आपल्याकडून विनंती करतो अध्यक्ष साहेब। एक और सरकार कहती है कि स्मार्ट मीटर किसी पर भी जबरन नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर राज्य के कई क्षेत्रों से लोगों की इच्छा के विरुद्ध स्मार्ट मीटर लगाए जाने की शिकायतें सामने आ रही है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में काफी अधिक बिजली बिल मिलने की शिकायतें भी पूरे राज्य से प्राप्त हो रही है। बढ़े हुए बिजली बिलों के कारण आम जनता आर्थिक रूप से परेशान है और उनमें भारी नाराजगी देखी जा रही है। सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल ध्यान देते हुए शिकायतों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए तथा जिन उपभोक्ताओं को अत्यधिक बिजली बिल मिल रहे हैं उन्हें राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ऊर्जा विभागाच्या संदर्भात स्मार्ट मीटरच्या संदर्भात जी काही बोंबाबोंब आहे, जी काही आरडाओरड आहे अध्यक्ष महोदय, ती अत्यंत प्रत्येक माणूस हा वैतागलेला आहे। आपले गिरीश व्यास भाऊ माजी आमदार, त्यांना 14 बिल आला, त्यांनीच तक्रार दिली, माजी आमदार विधान परिषदेचे। आज स्मार्ट मीटरमुळे गरीब माणसाचं आता जगणं कठीण झालंय। एकीकडे लाडक्या बहिणीला 1,500 रुपये देतो, पण इलेक्ट्रिक बिल एका घरामध्ये 5-5 हजारांनी वाढवून दिलाय। या स्मार्ट मीटरनी लोकांचं जगणं कठीण केलं अध्यक्ष महोदय। या लोकांनी
खूप तक्रारी केल्या, एक तर मीटरमध्ये फॉल्ट आहे म्हणून सांगतात आणि धक्क्याने मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं बिना आम्ही कोणालाही सक्ती करणार नाही, पण सर्व अधिकारी ऊर्जा विभागाचे विद्युत विभागाचे जाऊन जबरदस्तीनं मीटर लावण्याचं काम चालू झालं आहे। मी तुम्हाला सांगतोय तो मीटर ज्या पद्धतीनं फिरतोय आणि लोकांची डोकी सुद्धा त्या पद्धतीनं फिरतायत। हे जे चाललंय बिल, अहो आम्हाला 28-30 हजाराचं बिल येत होतं, काल परवा मी घरी गेलो 1.5 लाखाचं बिल आला स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर। हे सगळ्याकडेची बोंबाबोंब आहे, सत्ताधारी आहेत म्हणून त्यांच्याकडे नाही असं नाही आहे विषय। म्हणून आपल्याला या स्मार्ट मीटरच्या संदर्भात सरकारची भूमिका, आणि 3 हजाराचा तो मीटर 22,000 रुपये खर्च करतो आम्ही, बनतो 3 हजारात आणि 22,000 रुपये त्या अदानीच्या घशात घालण्याचं काम चाललं झालंय अध्यक्ष महोदय। म्हणून माझी विनंती आहे की या स्मार्ट मीटरच्या संदर्भात जी काही आकडेवारी आता पुढे आली, तक्रारी नाहीत, तक्रारी प्रत्येक जण करतोय, त्या संदर्भातची चौकशी करा आणि यातून या लोकांना आपण मुक्ती द्या अशी मागणी करतो।